हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीटर प्लस बी फैक्ट्री। आप सभी को पता है कि हम लिमिट्स कर रहे हैं और लिमिट्स की ये लास्ट क्लास होने वाली है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस क्लास में लिमिट्स खत्म हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड रह करके क्लास को देखना और एक्टिव होकर के देखना थोड़ा सा, ताकि आप साथ साथ जो कुछ भी मैं बताता जाऊं उसको आप साथ साथ ग्रैब कर पाओ। ठीक है, तो चलिए आ जाइए। कुछ टॉपिक्स बाकी हैं जो ग्रेजुएशन वाले हैं बस, और बाकी आपका काम हो चुका है लगभग। आ जाइए। तो लिबनिट्ज रूल है, टी और आता है भाई इसमें, लिबनिट्ज। ठीक है, कई जगह लिबनिज, लिबनिट्ज सी कर लो, टी कर लो, NITZ, लिबनिट्ज। तो लिबनिट्ज रूल है, अगर मेरे पास कोई फंक्शन f है जो कि डिफरेंशिएबल है एंड फाई एक्स एंड साई एक्स, इसको बोलते हैं साई और इसको बोलते हैं फाई, फाई एक्स एंड साई एक्स आर कॉन्टिन्यूअस। ये दोनों कैसे हैं? कॉन्टिन्यूअस हैं और फंक्शन f डिफरेंशिएबल है। तो जब कभी इस तरह से अगर आपको गिवन मिल जाए ना कि फंक्शन एफ टी डी टी और इंटीग्रेशन फाई एक्स टू साई एक्स और बाहर इसका डेरिवेटिव हो, मतलब जब इंटीग्रेशन का हम डेरिवेटिव कर रहे हो तो वहां पर लिबनिट्ज रूल का यूज होगा। कब यूज होता है लिबनिट्ज रूल का? जब हम इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव निकाल रहे हो। ठीक है, तो कैसे लगेगा ये लिबनिट्ज रूल? देखो, फंक्शन के अंदर पहले तो अपर लिमिट पुट करो, सिंपल एफ साई एक्स निकालो, और फिर ये जो अपर लिमिट थी इसका डेरिवेटिव, बीच में माइनस, फिर फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट पुट करो एफ फाई एक्स और फाई एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, इस तरह से लिबनिट्ज रूल लगता है। और ये लगेगा कब? जब इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव निकालना हो। ठीक है, और लिमिट गिवन हो इस तरह से। अब ये मत कह देना कि सर लिमिट से तो डिफरेंशिएशन कट जाएगा। भाई ये डेफिनेट लिमिट है। ये देखो फाई एक्स टू साई एक्स एफ टी डी टी और बाहर डेरिवेटिव है। अगर ये लिमिट ना होती ना, डेफिनेट नहीं होता ये इंटीग्रल, तो कट जाता, लेकिन अब नहीं कटेगा। तो जब भी हम इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव करते हैं तो ये लिबनिट्ज रूल यूज होता है। पहले तो फंक्शन के अंदर अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट का डेरिवेटिव, बीच में माइनस, फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। एक सवाल मैं करवाऊंगा, एक सवाल आपको खुद करना है। आ जाओ मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 इंटीग्रेशन x का स्क्वायर x का क्यूब साइन टी स्क्वायर dt, और नीचे है साइन की पावर 6x। तो जैसे ही हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो आप कहोगे सर यहाँ तो t है बट हमारी लिमिट तो x टेंडिंग टू 0 है। तो भाई जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां ही पुट कर लो ना। किसने कहा है तुम t की जगह पुट करो? तो हम यहाँ 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे, तो ये 0 टू 0 जा रहा है। तो जब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे और लिमिट 0 टू 0 है तो 0 इसमें पुट होगा, तो ये 0 आंसर दे देगा। तो ऊपर भी 0 आ जाएगा और नीचे भी 0 आ जाएगा x की जगह जब 0 पुट करेंगे। सो इसका मतलब है कि हमें इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि 0 बाय 0 फॉर्म आ गई। और जैसे ही 0 बाय 0 फॉर्म आई, हमने इस पे एल हॉस्पिटल लगा लिया, मतलब ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव और नीचे वाले का भी डेरिवेटिव। तो देखो क्या निकल के आ गया, इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव निकल के आ गया। तो अब इसको कैसे करेंगे? इसको करेंगे लिबनिट्ज रूल से, क्योंकि इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव आ गया और इसका डेरिवेटिव तो हम ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या है, लिबनिट्ज रूल लगाओ, साइन और इस टी की जगह पे एक्स क्यूब रखो, मतलब एक्स की पावर 6 हो जाएगी, और इसका डेरिवेटिव यानी कि 3x स्क्वायर, फिर माइनस, फिर साइन की जगह टी की जगह रखो एक्स स्क्वायर, तो यानी कि साइन एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी कि 2x। तो ऊपर वाले का हमने डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, अब नीचे वाले की बात आई, तो इस डी बाई डी एक्स को एज इट इज रखो और साइन की पावर 6x को एक्स की पावर 6 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 मतलब इन सब पे भी लगी हुई है और नीचे भी लगी हुई है, तो ये चीज तो हो जाएगी 1। इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्मूला पता है, साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। तो ये चीज तो हो गई 1। बचा कौन? एक्स की पावर 6, इसका डेरिवेटिव ले दो बस सिर्फ, तो ये हो जाएगा 6x की पावर 5। अब देखो यहां भी आपको साइन एक्स की पावर 6 नजर आ रही है, इसको भी x की पावर 6 से भाग और गुणा कर दो, साइन एक्स की पावर 4 से डिवाइड, x की पावर 4 से डिवाइड और x की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। निकल के आएगा 3x की पावर 8 और माइनस में ये तो 3x की पावर 8 हो गया गुणा होके, और ये हो गया 2x की पावर 5, ये लिख दिया, और नीचे 6x की पावर 5। ठीक, अब ऊपर जो x है उसकी पावर ज्यादा और नीचे वाले की कम है, बट ये चीज हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी होती है तब करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हो ना, तब वो रूल नहीं है, कभी कंफ्यूज हो जाओ। वो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी में वो रूल लगता है, लेकिन यहाँ तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है। तो अब क्या करें सर? तो अब कॉमन लो,
x की पावर 5 कॉमन लो, ऊपर से भी नीचे से भी, क्योंकि नीचे वाला ये x की पावर 5 हटाना है, तो x की पावर 5 जैसे ही कॉमन लेंगे, यहाँ 5 गई तो 3 बच जाएगी, x की पावर 3x की क्यूब और माइनस का 2 और नीचे 6x की पावर 5, x की पावर 5 से x की पावर कट, बचेगा कौन, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो -2/6 आ जाएगा, -1/3 आंसर। मेरी बात हर एक बच्चे को समझ आ रही है या नहीं आ रही है सर? तो फिर आ जाओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके दिखाओ, जब समझ आ रही है तो फिर किस बात की देरी, लो सर कर देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतना अच्छे से आपने समझाया है तो हमारा फर्ज बनता है क्वेश्चन को करने का तो फर्ज बनता है भाई, करो फिर फटाफट करो। तो सर देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और इंटीग्रेशन x² टू x³ साइन इनवर्स t का क्यूब, और ये लिमिट जैसे ही हम पुट करेंगे तो नीचे भी 0 और ऊपर भी लिमिट 0, तो ओवरऑल ये इंटीग्रेशन 0 बन जाएगा ऊपर और नीचे भी, जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे तो e की पावर 0 1 और 1 - 1 0, तो ये बन गई 0/0 फॉर्म। और 0/0 फॉर्म को हम कैसे डील करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल से डील करते हैं सर, तो मतलब ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव और नीचे वाले का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो लिख दिया लो। इसको हम सोल्व करेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव है, तो इस पे लगेगा लिबनिट्ज रूल, और लिबनिट्ज रूल कैसे लगता है, साइन इनवर्स तो एज इट इज रहेगा, t की जगह पे x³ पुट हो जाएगा, मतलब x की पावर 9 हो जाएगी, और x³ का डेरिवेटिव 3x², बीच में माइनस, ठीक है। फिर लोअर लिमिट पुट करो, साइन इनवर्स x की पावर 6 और नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x, ठीक है, और नीचे इसका, हाँ ये भी सिखाया था देखो, जिस तरह से लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x1 होता है ना, उसी तरह से मैंने आपको ये लिमिट भी सिखाई थी कि e की पावर x - 1 अपॉन x भी 1 होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x - 1 अपॉन x भी 1 होता है, ये भी याद करवाई थी, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसमें x की पावर 8 से भाग कर लेंगे और गुणा कर देंगे, तो ये चीज बन जाएगी 1 और बचेगा ये, इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे 8x की पावर 7, ठीक है। अब लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करने से पहले पहले इनको भी 1 बनाओ, क्योंकि साइन इनवर्स x अपॉन x भी 1 होता है, तो ये साइन इनवर्स x की पावर 9 है, तो नीचे भी x की पावर 9 बना लो और गुणा कर दो x की पावर 9, इसके नीचे x की पावर 6 और गुणा कर दो x की पावर 6 और गुणा में 2x, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 और ये क्या बन जाएगा 1, क्लियर, क्योंकि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x 1 होता है, तो ये भी 1 बन जाएगा और ये भी 1 बन जाएगा, क्लियर है। पावर क्या बचेगी, 3x की पावर 11, ये है पावर 9, ये है पावर 2, तो कुल मिला के 3x की पावर 11 और इधर से 2x की पावर 7 और नीचे 8x की पावर 7, बताओ समझ में आया। अब नीचे वाले को x की पावर 7 को काटना है, तो ऊपर से x की पावर 7 और नीचे से x की पावर 7 कॉमन ले लो, ठीक है सर, तो कॉमन ले लेंगे, कटेगा जो बचेगा वो लिख दिया, -2/8 आंसर, काटेंगे तो 1 - 1/4 आंसर। 2 सवाल मैंने लिबनिट्ज रूल के करवाए हैं, अब नेक्स्ट थर्ड, नहीं बस 2 ही सवाल काफी हैं, इसी तरह से डील होगा भाई, ठीक है। ऐसा ही कोई क्वेश्चन मिलेगा उसमें इंटीग्रेशन इस तरह से करके दे देगा, ठीक है, लिमिट पुट करोगे तो ऊपर 0/0 फॉर्म, नीचे 0/0 फॉर्म बन जाएगी, तो ऊपर नीचे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो लिबनिट्ज रूल लगाना पड़ेगा, नीचे ऐसा ही कुछ बनेगा कि वो 1 बनाना पड़ेगा आपको पहले, नीचे जिस तरह ऊपर साइन x गिवन था, यहाँ पर e की पावर x - 1 अपॉन x वाली टर्म गिवन है, ठीक है, तो उसको बना के 1 कर लेना और फिर इसका डेरिवेटिव ले लेना सिंपली, फिर लिमिट पुट करोगे आंसर आ जाएंगे। बाकी सब आपको आता ही है, अच्छे से आता है, जिसने भी क्लास करी होंगी सब कुछ आता है उसे। आ जाओ, अब नेक्स्ट थ्योरम है सैंडविच थ्योरम, और इसी को ही बोलते हैं स्क्वीज थ्योरम। अब देखो जो ग्रेजुएशन लेवल का है ना वो चल रहा है, ठीक, जो 11th 12th का था वो सब पोर्शन कंप्लीट हो चुका है लिमिट का, ठीक। अब थोड़ा थोड़ा प्यारा प्यारा टॉपिक जो ग्रेजुएशन के है ना वे मैं आपको करवा रहा हूं, तो घबराना किसी को नहीं है, ग्रेजुएशन 12th से भी आसान है, यकीन मानो मेरी बात का, 12th 11th 12th से भी आसान है ग्रेजुएशन वाला पार्ट, बस आप दिमाग में बना लेते हो कि पता नहीं जैसे क्या हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल ऐसे सोच के चलना है, हाय कितना आसान है, कितना प्यारा टॉपिक है। आ जाओ, सैंडविच थ्योरम, स्क्वीज थ्योरम, fx gx और hx 3 फंक्शन ले लिए मैंने, डिफाइंड इन अ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, मतलब ए को छोड़ के उसके आसपास जितने भी पॉइंट है उन पे ये तीनों डिफाइंड है, ठीक है। डिलीटेड नेबरहुड का मतलब होता है कि ए को छोड़ के उसके पड़ोस में जितने भी पॉइंट है वे लेने हैं, ए नहीं लेना है, बस इतनी ही बात है। तो क्या कहती है सैंडविच थ्योरम, स्क्वीज थ्योरम, लेट fx gx एंड hx बी 3 फंक्शंस डिफाइंड इन अ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, कहां पर डिफाइंड है ये, डिलीटेड नेबरहुड में डिफाइंड है, ठीक है। देन इफ fx इज लेस देन इक्वल टू gx एंड gx इज लेस देन इक्वल टू hx, अगर ऐसा हो कि मतलब fx gx से छोटा हो जाए और gx hx से छोटा बराबर हो जाए, तो जब हम इन पे लिमिट लगाएंगे ना, तो जो लिमिट इस पे लगाने पे मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू fx
लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एच एक्स, मतलब ये वाली इस पे लिमिट लगाने पर एल आ रही है और इस पे लिमिट लगाने पर लिमिट एल आ रही है, तो इसका मतलब जी एक्स पर भी लिमिट लगाने पर लिमिट एल आएगी। ये सैंडविच थ्योरम कहती है कि अगर जो ये पहले वाला है इस पे लिमिट लगाने पर एल आ रही है और जो ये आगे वाला इस पे लिमिट लगाने पर एल आ रही है, तो जो बीच में है ना उस पे लिमिट लगाने पर भी एल ही लिमिट आएगी। बस इतनी सी है ये सैंडविच थ्योरम, स्क्वीज थ्योरम, और इतना इजी बना देती है ये क्वेश्चन को, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को तोड़ के आसान बना देती है। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उनको करने का तरीका होता है, तरीका, और वो तरीका आपको मैं सिखाऊंगा, देखना कैसे होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स तीन फंक्शंस थे विच आर डिफाइंड इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। ठीक है, उसके ए के नेबरहुड में डिफाइंड है, बट ए पर डिफाइंड हो सकता, हो भी सकता और ना भी हो सकता, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स तीन फंक्शंस है डिफाइंड इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, जहां पर एफ एक्स जो है वो छोटा बराबर है जी एक्स से और जी एक्स छोटा बराबर है एच एक्स से। ठीक है, तो जब हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स लगाएंगे तो एक लिमिट निकल के आएगी, और जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू एच एक्स लगाएंगे तो भी वही लिमिट एल निकल के आ रही है। यहां पे लिमिट लगाई तो भी एल आई, यहां पे लिमिट लगाई तो भी एल लिमिट आई, तो इसका मतलब जो इनके बीच में है ना उस पे भी जो हम लिमिट लगाएंगे वो भी एल ही निकल के आएगी। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू एच एक्स अगर एल है। ठीक है, इस पे लिमिट लगाने पर भी एल आ रही है, लिमिट इस पर लगाने पर भी एल आ रही है, तो इसका मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स भी एल के इक्वल आएगी। बस इतनी सी है ये थ्योरम। अब कुछ क्वेश्चन करने के लिए कुछ छोटी छोटी इनइक्वालिटीज हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। आप सभी को पता है कि साइन एक्स जो है -1 से 1 के बीच में होता है और कोस एक्स भी -1 के 1 के बीच में वैल्यू आती है इसकी। ठीक है, और ऐसे ही यहां पर देखो, भले ही साइन 1/x हो, साइन 1/x की वैल्यू भी -1 से 1 के ही बीच में होगी, और फिर x अगर मैं इसके साथ गुणा कर रहा हूं तो इधर भी x गुणा करो, इधर भी x गुणा करो, इसका मतलब है x sin 1/x -x से x के बीच में होगा, -x से x के बीच में, या फिर ऐसे लिख लो माइनस मोड x से मोड x के बीच में होगा। जैसे हमने ये निकाला वैसे ये, जैसे cos x भी तो -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो अगर मेरे को यहाँ पे x चाहिए, x cos 1/x चाहिए, किस किस के बीच में होगा, तो -x से x के बीच में होगा, या बोलो माइनस मोड x से मोड x के बीच में होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो लेस देन, वो इंटीजर लेस देन x एंड ग्रेटर देन x -1, ये डेफिनेशन याद रखना। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज लेस देन और इक्वल टू x। मतलब एक मैं एग्जांपल रियल लाइन बना के जब आपको समझाता हूं, जब समझ में आएगा। जैसे ये 2 है और ये 3 है, ठीक है, और मैंने कोई पॉइंट ले लिया 2.3, मतलब x मैंने ले लिया 2.3, और मुझे इस 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है। तो बताओ अब मेरे को कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा इस 2.3 का, वो इस 2.3 से तो छोटा आएगा ना, मतलब 2 आएगा। इज इट क्लियर? सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस x से जो हम इसके अंदर डाल रहे हैं हो सकता है उसके बराबर हो, जैसे 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आएगा, और बाकी 2 और 3 के बीच में कोई भी ले लो, जैसे 2.4, 2.5, 2.6 कुछ भी ले लो, वो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर से बड़ा ही रहेगा या बराबर हो सकता है बस। ठीक है, और अगर मैं इस 2.3 में से एक घटा दूं तो वो तो इसके इधर आ जाएगा ना 2, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है 2 और एक घटाने पर 1.3 आ रहा है, तो इसका मतलब 1.3 से तो ये बड़ा होगा और इस 2.3 से छोटा होगा 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। आ रही है बात समझ में? तो ये इसकी डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब इस एक्स से जो इसके अंदर हम डाल रहे हैं ना, इससे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन छोटा बराबर होगा। जैसे 2.3 मैंने लिया, x 2.3 लिया, तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 2, और 2 से छोटा, 2 छोटा ही होगा ना 2.3 से तो। ठीक है, और अगर मैं x मैक्सिमम 3 ले लूं तो 3, अगर मैं x 2 ले लूं तो x 2 ले लूं तो इसके बराबर हो जाएगा फिर। ठीक है, तो या तो बराबर हो सकता है या पक्का छोटा होगा। ठीक, और x -1 से बड़ा होगा। इसी लाइन पे आप इस चीज को डिराइव कर सकते हो। ठीक है, इसी लाइन से इस रिजल्ट को। तो ये 4 रिजल्ट हैं भाई। ठीक है, 1 2 3 4 5 रिजल्ट हैं, ये पांचों के पांचों रिजल्ट ध्यान रखने हैं। आ जाओ यहाँ पे, एग्जाम्पल भी दे दिया। जैसे 2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, क्या आएगा 2, और ये 2 2.8 तो छोटा बराबर होगा, और इसमें से 1 घटाओ, इससे बड़ा बराबर होगा,
है ना, एग्जाम्पल भी देके समझा दिया। चलो अब इवेल्युएट लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर cos 1 बाई एक्स। अब एक बात बताओ, cos 1 बाई एक्स माइनस 1 और 1 के बीच में होगा और दोनों तरफ x स्क्वायर गुणा कर दो तो x स्क्वायर इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी आ गया। अब लगाओ सैंडविच थ्योरम, लिमिट x टेंडिंग टू 0 मुझे निकालनी है और इस पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 लगाऊंगा तो 0 आएगी और इस पे भी लिमिट x टेंडिंग टू 0 लगाऊंगा तो 0 आएगी। इसका मतलब इस पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 लगाने पर भी क्या आएगी, 0। ठीक है, एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है सिंपल सा। और आ जाओ आगे, अब इस तरह का क्वेश्चन आता है और इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक छोटा सा तरीका है और उसको अगर आप समझ गए तो सारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 2, n स्क्वायर प्लस 3, n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन जुड़ता जा रहा है। तो क्यों ना मैं इस 1 2 3 इन सबको r मान लूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, r का मतलब है 1 2 3 4 5 6 n तक कुछ भी हो सकता है, तो मैंने n स्क्वायर प्लस r लिख लिया इसको। ठीक है, मतलब इनके बीच की कोई वैल्यू है ये n स्क्वायर प्लस r। तो एक मुझे बात बताओ भाई, n स्क्वायर प्लस r इनके बीच की वैल्यू है तो n स्क्वायर प्लस 1 जो लास्ट वाली वैल्यू है वो इस n स्क्वायर प्लस r से बड़ी होगी और जो सबसे पहली वैल्यू थी n स्क्वायर प्लस 1 वो छोटी होगी n स्क्वायर प्लस r से। तो मैंने इसको लिख लिया कि n स्क्वायर प्लस 1 है वो छोटा होगा n स्क्वायर प्लस r से और n स्क्वायर प्लस r जो इनके बीच की वैल्यू है वो छोटी होगी n स्क्वायर प्लस n से। इतनी बात क्लियर है। अब क्योंकि इसमें रूट लगा हुआ है तो हम भी पूरे में रूट ले लेते हैं और रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकल ले लेंगे, टेकिंग रूट एंड रेसिप्रोकल। और जब रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब जो ये n स्क्वायर प्लस n है वो पीछे आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस r एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1। इतनी बात समझ में आई या नहीं? अब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी मुझे लगानी है। ठीक है, और इतनी चीज मेरे पास निकल के आ चुकी है। अब इसकी ये कोई भी टर्म मैं उठा लूं, मतलब 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस r टाइप की कोई भी टर्म उठा लो, वो हमेशा 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 से तो छोटी होगी और 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n से बड़ी होगी। कोई भी टर्म उठा लो इनमें से। ठीक है, आगे बात समझ में, एवरी टर्म ऑफ द सम, इस सम में से कोई भी टर्म हम उठा लें, एवरी टर्म ऑफ द सम लाइज बिटवीन दीज टू नंबर्स देयर आर n टर्म्स, और ये n टर्म्स हैं। तो इसमें देखो किस तरह से अब हम काम करेंगे, इसको समेशन में ले आएंगे, इस सारी चीज को समेशन में। तो मैंने क्या किया, समेशन, क्योंकि r1 से लेकर n तक मैंने माना था, 1 से लेकर n तक कुछ भी हो सकता है, सो 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस r। इतनी बात समझ में आई? दिस इज लेस देन इक्वल टू, और इधर की तरफ क्या था, 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 था। ठीक है, और इधर की तरफ क्या था, n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n था। तो मैंने ठीक है, अब आपको पता है कि 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 इन सारी टर्म से बड़ा है। तो कुछ देर के लिए अगर मैं इसको भी 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 मान लू, इसको भी अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 मान लू, इसको भी अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 मान लू, तो क्या, और इन सबको फिर जोड़ दूं तो क्या n टाइम्स अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 नहीं हो जाएगा उन सब का जोड़? भाई जैसे मैंने अब इस पे समेशन लगा के इन सब का जोड़ बीच में लिख लिया, तो अगर सारी की सारी टर्म्स 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 टाइप की हो, ये भी ऐसी हो, ये भी यही हो, ये भी अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 हो, तो वो n टाइम्स अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 नहीं हो जाएगा? समझ रहे हो, n ही तो टर्म्स है, 1 2 3 देखो n ही टर्म्स है ये। आगे मेरी बात समझ में? तो इसको लिखेंगे, अगली स्टेप में हमने क्या लिखा है, n अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1, और इसके सम को कैसे लिखा, समेशन r गोज फ्रॉम 1 टू n 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस r। और अगर सारी की सारी टर्म्स इस टाइप की हो, 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n, और ये टर्म सबसे छोटी है, तो इनका जो सम होगा, अगर मैं सारी टर्म्स को यही मान लूं 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n, तो इन सब का जो सम होगा वो सब छोटा होगा, और सारी मैंने यही मान ली, तो n अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1। भाई ये इसको करने का, ऐसे सवाल को टैकल करने का तरीका है, पहले तो ये निकाल लो कि इसमें से सबसे बड़ी टर्म कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी टर्म मैंने बता दी ये होगी, सबसे छोटी टर्म कौन सी होगी, ये होगी। मतलब कोई भी इनके बीच में से कोई टर्म है वो हो सकता है या तो इसके बराबर हो या इससे छोटी होगी, हो सकता है या इसके बराबर होगी या इससे बड़ी होगी, है इनमें से कोई भी टर्म। आगे बात समझ में? तो अब दो काम हमें करने हैं, क्या, एक बार तो सबको ये मान लो तो वो हो जाएगा n अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और एक बार सबको ये मान लो तो ये हो जाएगा n अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, और बीच वाले पे लगा दो समेशन, फिर लगा दो स्क्वीज थ्योरम। देखो कैसे लगा रखी है, ये रही
मैंने क्या बताया था, एक बार तो सबको ये मान लो और जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो n टाइम्स 1/√n² प्लस n आ जाएगा। और सबको जब ये मान लेंगे 1/√n² प्लस 1, अब क्योंकि n टर्म्स है तो n टाइम्स √n² प्लस 1 आ जाएगा उनका सम। और फिर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी जब मैं लगाऊंगा, तो क्योंकि जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे ना तो n की पावर 1 ही बाहर आएगी, और ऊपर भी n की पावर 1 है, और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी है, तो इनके कोफिशिएंट आ जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर का कोफिशिएंट 1, और जब ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा n², मतलब या ऐसे कर लो n² कॉमन ले लो इसमें से, तो n बाहर आएगा ना, तो उसकी पावर 1 है और कोफिशिएंट 1 होगा, तो 1 आंसर आएगा इसका, क्योंकि ऊपर भी पावर 1 नीचे भी पावर 1, तो कोफिशिएंट 1 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे n² कॉमन ले लो, n² कॉमन ले लोगे, रूट से n बाहर आएगा, तो इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, और n का कोफिशिएंट 1 होगा, तो इसका 1 आंसर। तो ये लिमिट 1, ये लिमिट 1, तो इसका मतलब जो बीच वाली लिमिट है वो भी 1 ही आएगी बाय सैंडविच थ्योरम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई पहले अंडर रूट था, अब की बार क्यूब रूट है, तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंपल लिखो, पहले तो n³ और प्लस में r² लिख लिया, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू n³ प्लस में n²। इससे तो छोटा ही होगा ना, ये कोई भी होगा इससे छोटा बराबर होगा, हो सकता है इसके बराबर हो जाए, बट रहेगा छोटा बराबर ही, बड़ा नहीं हो सकती है। इसके बीच की कोई भी टर्म इस चीज से बड़ी नहीं हो सकती, नीचे वाली, खाली नीचे वालों को डिस्कस कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो n³ प्लस r² इज लेस देन इक्वल टू n³ प्लस n², और ये बड़ा होगा किससे? n³ प्लस 1 के स्क्वायर से। ठीक है, अब लेकिन मेरे पास तो रेसिप्रोकल है और इनका क्यूब रूट हो रखा है, तो हम भी क्यूब रूट ले लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट एंड देन टेकिंग रेसिप्रोकल, देन इनइक्वालिटी विल चेंज। ठीक, तो इनइक्वालिटी चेंज कर दी, इसको इधर की साइड ये इधर की साइड आ जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सो 1/³ रूट n³ प्लस n², 1/³ रूट n³ प्लस r² इज लेस देन इक्वल टू 1/n³ प्लस 1 का स्क्वायर, इसका क्यूब रूट। ठीक, अब मेरे को करना है सम। ठीक, तो ये बीच वाला तो जो एक्चुअल में सम है वही बन जाएगा, समेशन r गोज फ्रॉम 1 to n ले लेंगे तो इस पे, और इसके लिए हम मान लेंगे एक बार कि सारी टर्म्स यही है, ये भी ये है, ये भी यही है, ये भी यही है, और ये भी 1/³ रूट n³ प्लस 1 स्क्वायर है, सारी यही मान लेंगे कि सारी की सारी n टर्म्स यही है, तो उन सब का सम क्या हो जाएगा? n टाइम्स 1/³ रूट n³ प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो n टाइम्स 1/³ रूट n³ प्लस 1, और एक बार हम मान लेंगे कि सारी की सारी टर्म्स है ना वो 1/³ रूट n³ प्लस n स्क्वायर सारी यही है, तो इनका सम जब करेंगे तो फिर वो n टाइम्स 1/³ रूट n³ प्लस n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये सम कैसे आएगा? ये सम समीशन लगा देंगे r गोज फ्रॉम 1 to n, ये सम बीच वाला ये आ जाएगा, जो क्वेश्चन हमें दे रखा है बीच वाला ये आ गया। अब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगानी थी, तो तीनों पे लगा दो। अब जब इस पे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे ना, n³ कॉमन लेंगे तो क्यूब रूट से n बाहर आएगा, और n का कोफिशिएंट 1 और n की पावर 1 और n का कोफिशिएंट 1, तो 1 आंसर आएगा, इस लिमिट का आंसर 1। और वही काम यहाँ पे n की पावर 1 है और यहाँ n³ कॉमन लेंगे तो बाहर क्यूब रूट करने पर n बाहर आएगा, तो दोनों का कोफिशिएंट 1 होगा, तो लिमिट यहाँ पे भी 1 निकल के आएगी। इज इट क्लियर? यस सर क्लियर। तो बाय स्क्वीज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम बोलो, ये लिमिट भी क्या हो जाएगी? 1 बाय सैंडविच थ्योरम। ऐसे सैंडविच के थ्योरम आते हैं, अगर क्वेश्चन आया तो बहुत आसान होगा, मैंने तो ये लिख के बताया हुआ है, आप तो इसको देखना तभी घुमा दोगे 1 मिनट के हिसाब से, तभी कर डालोगे आप, इतना लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये तो मैं समझाने में टाइम लगा रहा हूं, बट आपको अब दिक्कत नहीं होगी। आ जाओ आगे। ठीक, तो भाई एक चीज ध्यान रखना, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज लेस देन इक्वल टू x होता है एंड ग्रेटर देन x माइनस 1 होता है। क्लियर? इतनी बात, और आप लाइन पे बना के भी देख सकते हो इस इनइक्वालिटी को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 5 इनइक्वालिटी थी जो आपको याद करनी थी। ठीक है, बहुत आसान थी, और तो ये सब हम कर चुके हैं भाई। अब आ जाओ नोट पे। सो नोट क्या है? ये जो साइन है ना, ये जो साइन और इसके अंदर y लिखा है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, और ये एक इंटीजर होगा विच इज लेस देन इक्वल टू y। ये डेफिनेशन मैं करवा चुका हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज एन इंटीजर, इंटीजर आएगा लेस देन और इक्वल टू y, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज लेस देन इक्वल टू y। ये डेफिनेशन हम कर चुके हैं, और इसी को और खोल के लिखो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज लेस देन इक्वल टू y, और ये बड़ा होगा, ये y माइनस 1 से बड़ा होगा। क्लियर? जैसे एग्जांपल भी दिए हैं, देखो जैसे 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हम निकाले 2 आएगा, तो 2 छोटा बराबर है ना 2.3 से, आ गई मेरी बात समझ में? और अगर कोई मैं इंटीजर जैसे इसके अंदर 2 ले लूं, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकता है, इक्वालिटी भी है इसमें। ठीक है, तो इक्वल भी हो सकता है या फिर लेस देन होगा, या लेस देन होगा या इक्वल होगा, बड़ा नहीं हो सकता, ये समझ रहे हो?
तो ये क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही कहती है, देख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज एन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू y। तो ये सारी बात आप समझ गए होगे। तो अब इसी पर ही क्वेश्चन है, देखो इस टाइप का ग्रेटेस्ट इंटीजर पे भी क्वेश्चन बना सकता है इसी में। तो इनको कैसे डील करेंगे सर, आपने वे तो बता दिए भाई। देखो जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं ना उसी तरह से डील करना है, उनको उसी तरह से सोल्व करना है, कोई भड़क लेने की जरूरत नहीं है। आप बस किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है वो सीख रहे हो मुझसे, ठीक। तो ये तरीके हैं छोटे छोटे जो लगाने होते हैं, ठीक है, और यही सीखने, और इसी टाइप में पूछेगा, और किसी टाइप में पूछे तो फिर आपको करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर वो अगर ज्यादा हाई लेवल घुमा के पूछ रहा है तो आपका नंबर कटवाने के चक्कर में है, ठीक। तो जिस लेवल के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और आपसे हो सकते हैं, मैंने वे सारे उठा लिए हैं, ठीक है। नहीं तो कोई भी नहीं करवाता ग्रेजुएशन लेवल, सिर्फ 12th तक छोड़ देते हैं लिमिट करवा के, ठीक। और पेपर में ग्रेजुएशन लेवल पूछता है, फिर बच्चे कहते हैं अब क्या करें हम, अब कहां जाएं, ठीक है। आ जाओ अब मेरे साथ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x गिवन है, ये 2 का क्यूब x है, ये 3 का क्यूब x है, ये n का क्यूब x है, ठीक है। तो कुल मिला के 1 का क्यूब x, 2 का क्यूब x, 3 का क्यूब x, n का क्यूब x। तो इन सारी टर्म को मैं जनरलाइज करके r का क्यूब x लिख लूं बीच में, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बढ़ते जा रहे हैं, देखो जैसे 1x, 1 का क्यूब x, 2 का क्यूब x, 3 का क्यूब x। तो इसका मतलब, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, r का क्यूब x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और अभी अभी हम रूल पढ़ के आए हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है x का, वो छोटा बराबर होता है x से। तो इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन छोटा बराबर होगा r क्यूब x से। जी सर। और ये बड़ा बराबर होगा r क्यूब x माइनस 1 से, ठीक है। तो बड़ा बराबर नहीं, बड़ा होगा, प्रॉपरली बड़ा होगा। इक्वालिटी इस तरफ आएगी बस, वो भी जब हो सकता है जब ये खुद इंटीजर हो जाए तो बराबर हो सकता है, नहीं तो हमेशा छोटा रहेगा ये। आ रही है बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ रही है। तो अब क्या करो, इस पूरे में समेशन लगा दो, इस तरफ समेशन r गोज फ्रॉम 1 टू n, समेशन r गोज फ्रॉम 1 टू n, समेशन r गोज फ्रॉम 1 टू n r क्यूब x, और ये r क्यूब x इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये r क्यूब x माइनस 1। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आई? ठीक है सर, आ रही है बात समझ में। अब आगे क्या करें, अब इस पे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगानी है हमें। तो लिमिट कैसे निकालेंगे? तो देखो भाई लिमिट कैसे निकालेंगे, चले आगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, नो दिक्कत, नो दिक्कत। तो चलो भाई देखो, यहां पर है ये क्यूब, r क्यूब, मतलब 1 का क्यूब इंटू एक्स, 2 का क्यूब इंटू एक्स, 3 का क्यूब इंटू एक्स। तो मैं x को बाहर कॉमन ही ना ले लूंगा, क्योंकि सबके साथ x आ रहा है, तो x बाहर कॉमन ले लो, और ये 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ऐसा बन जाएगा ये सम, ठीक है। और ये माइनस 1, जब r1 रखेंगे तो ये माइनस 1 साथ में आएगा, फिर r2 रखेंगे तो फिर भी माइनस 1 साथ में आएगा। तो n बार माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, तो कुल मिला के माइनस n हो जाएगा ये, ठीक है। आ रही है मैंने मेरी बात समझ में भाई? जब देखो r की वैल्यू 1 रखी तो ये 1 का क्यूब x माइनस 1, फिर r की वैल्यू 2 रखी, 2 का क्यूब x माइनस 1, तो फिर r की वैल्यू 3 रखी, 3 का क्यूब x माइनस 1। तो एक बात आपने नोटिस की कि माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 n टाइम्स आया, तो उसको मैं माइनस 1 इंटू एन नहीं कर दूंगा उसके जोड़ को, तो वो हो जाएगा माइनस 1 इंटू एन, उसको अलग करो। फिर सब में x x आ रहा, 1 का क्यूब x, 2 का क्यूब x, 3 का क्यूब x, x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। आ जाओ, तो ये हो गया, x को कॉमन ले लिया, और जो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, है ना। क्यूब के सम का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस n कहां से आया ये भी बता दिया। अब जो डिनोमिनेटर में था ना वो सारा एज इट इज लिख लिया। डिनोमिनेटर में क्या था क्वेश्चन में? डिनोमिनेटर में ये चीज थी, तो लिमिट तो इस पूरे की निकालनी थी ना, तो इसको डिनोमिनेटर में डाल लिया दोबारा, तो इसको डाल लिया डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब जो बीच में जो चीज थी r क्यूब x, और ये डिनोमिनेटर सारा का सारा लिख लिया। फिर राइट साइड में जो चीज थी उसको देखो, राइट साइड में क्या था? ये था r क्यूब x, तो 1 का क्यूब x, 2 का क्यूब x, 3 का क्यूब x को कॉमन ले लेंगे, और क्यूब का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्यूब के सम का n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये इसको कॉमन ले लेंगे x को। मेरी बात समझ में आ रही है? और जो डिनोमिनेटर था वो सारा सेम लिख लिया। क्लियर? अब इतनी बात सभी को क्लियर हो गई हो तो मुझे बताओ, अब एक बात बताओ भाई, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी को डील करना इतना आसान है अगर किसी ने कॉन्सेप्ट सही से पढ़े हो, क्लास सही से देखी हो तो।
अब इतनी बड़ी लिमिट आपको नजर आ रही होगी और देखना इसको हम कैसे एक झटके में तोड़ देंगे। देखो n का स्क्वायर है भाई, n का जब इसका होल स्क्वायर करूंगा तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका जब स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा तो इस ब्रैकेट के अंदर से n स्क्वायर पावर बाहर निकलेगी और यहां से ये n स्क्वायर हो ही गया, तो कुल मिला के n की पावर 4 बाहर आएगी, ठीक। और नीचे आ जाओ, अब यहां से भी n की पावर 1 कॉमन, यहां से भी n कॉमन, यहां से भी n कॉमन और यहां से भी n कॉमन। जब लोगे तो कुल मिला के n की पावर 1 2 3 4, n की पावर 4 बाहर आएगी और ऊपर से भी n की पावर 4 बाहर आएगी, ठीक है। और इनका कोफिशिएंट जो इसकी n की पावर 4 बाहर आएगी तो उसमें इस दो का भी तो स्क्वायर होगा, मतलब ऊपर कुल मिला के कोफिशिएंट 1/4 बनेगा ऊपर, और नीचे जो कोफिशिएंट बनेगा वो क्या बनेगा बोलो। जब इसमें से n कॉमन लोगे, लेके ही बताऊं क्या, लो भाई बता देते हैं। देखो देखो पूरा नहीं खोलना, आपको दिमाग का यूज करना है, ठीक। बस ऊपर तो आपको समझ में आ गया कोफिशिएंट 1/4 बनेगा, ठीक है। तो ऊपर तो 1/4 कोफिशिएंट बन गया। अब नीचे की बात है, जब नीचे में देखो यहां से n कॉमन लूंगा तो n कॉमन लूंगा तो 1 + 1/n बनेगा। फिर जब यहां से n कॉमन लूंगा तो 2 + 3/n बनेगा। जब यहां से n में कॉमन लूंगा तो n कॉमन लूंगा तो 3 + 4/n बनेगा। और यहां से n अब जब कॉमन लेंगे तो ये 4 + 5/n बनेगा, क्लियर है। और जब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, ऊपर का तो हो गया काम, ऊपर की कोई टेंशन नहीं है। ऊपर n की पावर तो n की पावर 4 था ऊपर, है ना। और बाकी कुछ भी आए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो मैक्सिमम पावर देखनी है, उसका कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, हाँ जी सर आ रही है बात समझ में। और साथ में इसका कोफिशिएंट x भी बनेगा, तो ये x को भी रख लेंगे साथ में, तो x को भी रखेंगे भाई, क्योंकि x भी तो कोफिशिएंट में ही आएगा, गुणा में है वो x, ठीक है। और यहां से जैसे मैंने n की पावर 4 आ रहा है और यहाँ पे -n है, तो कुल मिला के जब मैं n की पावर 4 पूरे में से कॉमन लूंगा ना तो ये n/n की पावर 4 हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को। तो वो 1/n³ हो जाएगा, इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये 0 ही बन जाएगा, ठीक है। तो हमें वो सब करना नहीं होता, हमें दिमाग में सोल्व करना होता है। अभी मैं बस ये डिनोमिनेटर वाला आपको बता रहा हूं। देखो तो ऊपर कोफिशिएंट क्या आया, x.1/4 n की पावर 4, और कुछ भी आएगा इसका स्क्वायर खोल लेंगे, उससे हमें मतलब नहीं, हमें तो मैक्सिमम पावर से मतलब है, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, तो नीचे n की पावर 4 बनेगी और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगाएंगे ना, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, बस 1 × 2 × 3 × 4 वो होगा 4 फैक्टोरियल, ये बचेगा, ठीक है। ये बचेगा 4 फैक्टोरियल, समझ गए ना बात को, क्योंकि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी थी। अब जो भाई जिसमें दम होगा वही इस चीज को झेलने की हिम्मत रखेगा, नहीं तो हाथ पैर फूल जाएंगे यहीं पर मैक्सिमम बच्चों के, ठीक। जिसमें जिगरा होगा, जिसमें दम होगा, वही इन सवालों को करेगा और वही एक 2 नंबर अपने इंक्रीज करता जाएगा और वही फिर आगे निकलता जाएगा बाकी बच्चों से जो इन सवाल को टैकल करना सीख गया। बाकी पेपर में नॉर्मली यहां तक पहुंचता नहीं है, नॉर्मली 11th 12th लेवल तक ही रह जाता, बट ग्रेजुएशन लेवल का आपके सिलेबस में है, तो जितना है मैं उतना करवा रहा हूं, ठीक है। अब कल को पेपर में अगर पूछ ले तो आप डरोगे नहीं, क्योंकि आपने कर लिए होंगे ये सारी चीजें। अब जो बच्चा बेचारा 11th 12th का करके गया होगा, उसके सामने ग्रेजुएशन का ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो फिर उसके तो हाथ पैर वैसे ही फूलने हैं, ठीक है। तो आप कहीं पर भी ना घबराओ, इतने स्ट्रॉन्ग बनाकर आपको भेज देंगे, ठीक है। तो जो अब इन क्वेश्चन से नहीं घबराएगा इस टाइम पे, वो पेपर में भी नहीं घबराएगा फिर, ठीक है। और है इनमें कुछ भी नहीं, आ जाओ मेरे साथ साथ, मैंने आपको क्या बताया है, बस ये बताने चाह रहा था मैं कि जब इसमें से n कॉमन लेंगे ना तो यहां पर 1 और +1/n बनेगा, और लिमिट अप्लाई करने पर ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये तो 1 तो बचेगा ना इधर, तो वो 1 बचेगा नीचे, और यहां पर 2 बचेगा, यहां पे 3, यहां पे 4, तो 1 × 2 × 3 × 4, ये 4 फैक्टोरियल होगा, क्लियर है बात। अब आगे जब इसको डील करेंगे तो x और अपॉन ये है n की पावर 4 और ये है नीचे, और ये वाले 4 को भी नीचे ही उतार लो, और नीचे 4 फैक्टोरियल, 4.4 फैक्टोरियल, ये वाला 4 जो था इसको नीचे ले आया, इस 4 फैक्टोरियल को साथ में लिख दिया, और n की पावर 4। अब मेरी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी क्या होगी, जब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो पावर सेम है, तो इनका कोफिशिएंट आंसर आ जाएगा, मतलब कुल मिला के x × 1/n × 1/4 × 4 फैक्टोरियल, ये आंसर होएगा। देखो इधर x × 1/4 × 4 फैक्टोरियल। यहां तक किसी बच्चे को 80% समझ में आया होगा, 20% हो सकता है ना आया हो, इसमें आ जाओ,
इसमें अब 100% हो जाएगा क्योंकि ये भी एज इट इज है। तो देखो जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहां से n की पावर स्क्वायर बार आएगी और यहां से भी n की पावर स्क्वायर बार आएगी, मतलब कुल मिला के n की पावर 4 बार आएगी और इस दो का स्क्वायर होगा तो इनका कोफिशिएंट 1/4 बनेगा, ठीक है। अब नीचे से देखो क्या बनेगा, अब नीचे से जब n कॉमन लेंगे n कॉमन लेंगे n कॉमन लेंगे तो यहां से 1 2 3 4 मतलब नीचे से 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा कॉमन, ठीक है। और ये जो 1/4 था ये नीचे ही सरकाएगा और ये जो x कोफिशिएंट था ये भी आ जाएगा। कुल मिला के n की पावर 4 और यहां से भी n की पावर 4 और दोनों पावर सेम है तो फिर क्या आ जाएगा, उनका कोफिशिएंट आंसर होगा लिमिट का। तो इधर से भी लिमिट यही निकल के आई और इधर से भी लिमिट यही निकल के आई, मतलब बीच वाली चीज की भी लिमिट यही आएगी बाय सैंडविच थ्योरम। बस इतनी थी सैंडविच थ्योरम भाई। भाई एक अच्छा क्वेश्चन भी उठा लिया तो इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है, तसल्ली बख्श करना है इस क्वेश्चन को देख के, ठीक है। और इसी तरह से डील करना है आपको भी, ये नहीं कि इसको खोल के स्क्वायर खोल रहे हो और फिर पागल हो रहे हो कॉमन ले लेके, ऐसे नहीं करना होता, ऐसे पेपर थोड़ी होएगा। दिमाग दिमाग में कैलकुलेशन चलती है कि देख लिया आपने कि यहां से n कॉमन ले लूंगा, यहां से n, यहां से n, यहां से n, तो कॉमन लेने पर 1 + 1/n बनेगा, कॉमन लेने पर 2 + 3/n बनेगा, कॉमन लेने पर 3 + 4/n बनेगा, कॉमन लेने पर n 4 + 5/n बनेगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये सब जीरो हो जाएंगे, 1/n 0 बन जाएगा, 3/n 0, 4/n 0, 5/n 0, बचेगा क्या, सिर्फ n की पावर 4 बाहर जो था और साथ में 1 × 2 × 3 × 4 यानी कि 4 फैक्टोरियल, और ऊपर से जो 1/4 n की पावर 4 का कोफिशिएंट आया था उसको नीचे उतार लाएंगे 4 को, ठीक है। और साथ में कोफिशिएंट x भी आएगा और कोफिशिएंट ही आंसर होगा क्योंकि ऊपर भी n की पावर 4 है और नीचे भी n की पावर 4 है तो उनका कोफिशिएंट होता है। वैसे ही इसमें अब बाय स्क्वीज थ्योरम ये दोनों लिमिट सेम है तो ये लिमिट भी यही आएगी बाय स्क्वीज थ्योरम या बोलो बाय सैंडविच थ्योरम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, इफ fx इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, कितना कर चुके हैं भाई हम, आधा काम होने वाला है हमारा, 2 पेज और बचेंगे बस फिर इसके बाद। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, देखो आ जाओ, अब आगे कुछ नहीं बचा इसमें, अब तो बस हो गया, ये लगा लो। fx एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, या तो लेस देन इक्वल टू बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो इफ fx इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड इफ a इज लेस देन b, ठीक, और a कोई पॉइंट है वो b से छोटा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मे भी नहीं बोल रहा, इज करेक्ट, पक्का करेक्ट होना चाहिए। तो क्या लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, मतलब a छोटा है और ये b बड़ा है और मैं लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस लगा रहा हूं फंक्शन पे, मतलब राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं a को, क्या बराबर होगा लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस fx के, तो हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। आगे आ जाओ, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस मतलब जो हम लिमिट को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं a को वो बड़ा होगा क्या लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस fx के, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx क्या छोटा होगा लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस से, प्रॉपरली छोटा होगा, तो ये भी हम कुछ नहीं कह सकते। और फंक्शन ध्यान रखना है, ऐसा क्यों कर पा रहे हैं हम, क्योंकि फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो नॉर्मल वे में बिहेव करेगा, जो आगे है वो बड़ा ही रहेगा, जो पीछे है वो छोटा रहेगा, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू होगा क्या, ये हम देखते हैं, इक्वल टू भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है, कभी भी a वाली लिमिट बड़ी नहीं आएगी क्योंकि फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, समझ रहे हो। जैसे लिमिट लगाई मैंने a पर और a पर लिमिट लगाई RHL, मतलब इसको राइट साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, और b पर लिमिट लगाई LHL, इसको हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो इक्वल लेस देन इक्वल टू में से कोई एक होगा, ये पक्का ट्रू है, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। इज इट क्लियर। अब अगर सेम क्वेश्चन दे देता और ये बोल देता मे बी मतलब हो सकता है क्या, इज करेक्ट तो मतलब पक्का करेक्ट हो सकता, वो बताओ सिर्फ, और मे बी में जो अगर एक भी जगह पे ट्रू हो गया तो मे बी में आ जाएगा, ठीक है। तो मे बी में तो इक्वल भी हो सकता है, मे बी में ग्रेटर कभी नहीं होगा, लेस देन हो सकता है और लेस देन इक्वल टू तो हो ही सकता है, तो ए सी डी, अगर मे बी होता क्वेश्चन में ए सी डी करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए, अब इस तरह के 2 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक तो एडिशन वाला और एक मल्टीप्लीकेशन वाला, और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और है कुछ भी नहीं इसमें, फ्री का नंबर है। देखो, इफ लिमिट x टेंडिंग टू a 3fx + 7gx एग्जिस्ट, इसने कह दिया ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब कुछ ना कुछ निकल के आएगी। लिमिट x टेंडिंग टू a 3f(x + 7gx एग्जिस्ट, तो ये बताना देन विच कैन बी पॉसिबल, इनमें से कैन बी पॉसिबल या बोलो मे बी पॉसिबल, तो कैन बी पॉसिबल पूछ रहा है, पक्का नहीं कह रहा। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है
तो इनमें से कौन कौन पॉसिबल होगा, मे बी पॉसिबल बताना है। बोथ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एज वेल एज लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स एग्जिस्ट। भाई सीधी सी बात है, अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करती है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स एग्जिस्ट करती है, तो इनका स्केलर का सम भी एग्जिस्ट करेगी लिमिट, तो ये पॉसिबल है। ठीक है। दूसरा, बोथ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स नोर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स एग्जिस्ट, मतलब ना तो ये एग्जिस्ट करती और ना ये एग्जिस्ट करती, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इनके स्केलर मल्टीपल का सम एग्जिस्ट कर जाए लिमिट? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एग्जांपल है इस चीज का, देखो एफ एक्स मैंने एक फंक्शन मान लिया 1/3 व्हेन एक्स बिलोंग टू रैशनल, और -1/3 मान लिया व्हेन एक्स बिलोंग टू इररेशनल, और मैंने बताया था मे बी की कंडीशन में अगर एक जगह भी ट्रू हो जाए तो वो मे बी में आ जाएगा। ठीक, तो मैंने एक फंक्शन इस तरह का ले लिया और एक फंक्शन जी एक्स ले लिया -1/7 व्हेन एक्स बिलोंग टू रैशनल और +1/7 व्हेन एक्स बिलोंग टू इररेशनल, और जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा ना, इसमें 3 गुणा करके जोड़ूंगा और इसमें 7 गुणा करके जोड़ूंगा, क्योंकि यही तो था 3fx 7gx, तो इसमें 3 गुणा करूंगा तो आएगा 1 +1, और इसमें 7 गुणा करूंगा तो आएगा -1, और दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0। इसी तरह से इसमें 3 गुणा करूंगा तो -1, इसमें 7 गुणा करूंगा तो +1, जोड़ेंगे तो 0। तो कुल मिला के 3fx + 7gx क्या मिल रहा है? 0। और 0 पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए लगाओगे तो 0 ही आएगा। तो मिल गया ना मुझे एक एग्जांपल। तो अगर एक भी एग्जांपल ऐसा मिल जाता है तो हम कह देते हैं मे बी पॉसिबल, मे बी पॉसिबल। लेकिन जब एक एग्जिस्ट करती हो सम में, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स एग्जिस्ट, और दूसरी एग्जिस्ट ना करती हो, तो फिर वो उनका स्केलर का सम कभी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये हो गया गलत। वही काम ये इसमें कह रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स एग्जिस्ट बट लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ऐसा हो जाए ना कि एक एग्जिस्ट कर रही है और दूसरी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो पक्का लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी, कभी एग्जिस्ट कर नहीं सकती उनकी स्केलर का सम। ठीक है, तो ये हो गए डन। तो ये मे बी में भी नहीं आ पाए, पक्का डज नॉट एग्जिस्ट है ये तो। ठीक है, ठीक, तो ये ऑप्शन हमेशा गलत होगा, मतलब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक एग्जिस्ट कर रहा और दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा और ये एग्जिस्ट कर जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो काटा, सेम ये भी काटा, और ये दोनों हो सकते हैं। और अगर इसकी जगह वो ये बोल देता कि बताओ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए 3fx + 7gx एग्जिस्ट, देन विच इज करेक्ट, पक्का करेक्ट बताना, तो सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट होता फिर। ठीक है, पक्के करेक्ट में सिर्फ ए करेक्ट होता कि ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए और ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए, सम जब एग्जिस्ट करेगा। ठीक, आगे ना मेरी बात समझ में? तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब एक सेम क्वेश्चन ऐसा ही मल्टीप्लीकेशन पे है। देखो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, और फिर हो जाएगा काम खत्म, और फिर मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा, थोड़ा सा पार्ट बचेगा बस, फिर वो भी कर लेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स इंटू जी एक्स एग्जिस्ट, अब की बार प्रोडक्ट को एग्जिस्ट बता रहा है, देन विच कैन बी पॉसिबल बताना, इनमें से कौन कौन पॉसिबल हो सकता है। तो एक तो सिंपल पॉसिबल एफ एक्स भी एग्जिस्ट है और जी एक्स भी एग्जिस्ट है, तो प्रोडक्ट पक्का एग्जिस्ट होगा। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है, बोथ लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स एग्जिस्ट एज वेल एज लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स एग्जिस्ट। अगर ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक, नाइदर लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स नोर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स एग्जिस्ट, मतलब ना तो ये एग्जिस्ट कर रहा ना ये एग्जिस्ट कर रहा, तो क्या प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर सकता है? अगर एक भी एग्जांपल मैं दे पाया ऐसा एग्जिस्ट करने वाला, तो फिर ये मे बी में तो ट्रू हो जाएगा। तो लो, बी के लिए एग्जांपल दिया है, एफ एक्स मैंने ले लिया -1 व्हेन एक्स बिलोंग टू रैशनल, और 1 ले लिया व्हेन एक्स बिलोंग टू इररेशनल, और जी एक्स मैंने ले लिया -10 व्हेन एक्स बिलोंग टू रैशनल, और ये ले लिया 10 व्हेन एक्स बिलोंग टू इररेशनल। और जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो -1 इंटू -10 + 10 आएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो भी 1 इंटू 10 10 आएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमेशा 10 आ रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, तो इसका मतलब जब लिमिट लगाएंगे तो इस पे तो 10 ही लिमिट आएगी, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट। ये लिमिट अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करती और ये लिमिट अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए मे बी में ये वाली ट्रू हो जाएगी। ठीक है, हमेशा ट्रू हो ये जरूरी नहीं है, बट एक एग्जांपल मिल गया तो मे बी में ये ट्रू हो जाएगी, कैन बी पॉसिबल में ट्रू हो जाएगी। ठीक, और वहां एडिशन में एक दिक्कत थी कि सर अगर एक एग्जिस्ट करे और दूसरा एग्जिस्ट ना करे ना, तो उनका सम कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन इसमें करता है भाई। एग्जांपल दूंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स एग्जिस्ट बट लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, बट फिर भी ये करेक्ट है, तो उनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर सकता है। या फिर बोले लिमिट एक्सटेंडिंग टू जी एक्स एग्जिस्ट बट लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, उनका प्रोडक्ट फिर भी एग्जिस्ट कर सकता है। देखो कैसे, आ जाओ। जैसे मैंने सी और डी का एक ही एग्जाम्पल, वो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने एफ एक्स ले लिया x², है ना, उसी को फिर जी एक्स मान लो अगले में, क्योंकि चीज तो वही है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू x² ले लिया और जी एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लिया। अब लिमिट लगाऊंगा ना 0 पे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x² पे,
तो वो जीरो आएगी। और जब मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे लगाऊंगा तो वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगी, क्योंकि एलएचएल से तो -1 आएगा, आरएचएल से जीरो आएगा, तो इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। लेकिन जब दोनों काम प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में तो लिमिट जीरो आ जाती है। ठीक है, तो एलएचएल जब निकालेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 आएगा, और -1 इंटू जीरो जीरो। आरएचएल जब निकालेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जीरो आएगा, तो जीरो पहले ही बन गया जीरो, तो लिमिट एग्जिस्ट। तो अगर एक एग्जिस्ट करता है और दूसरा एग्जिस्ट नहीं करता तो भी इनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर सकती है लिमिट। तो मे बी में सारे ठीक, और अगर पक्का कह देता कि पक्का पॉसिबल बताओ कौन होगा पक्का, विच इज पक्का करेक्ट, तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है ए ऑप्शन इज करेक्ट। मे बी में इसमें सारे ठीक हो जाते हैं, एग्जाम्पल भी दे दिए हैं सारे। ठीक है, अब मैं आपको एक बार सिलेबस दिखाऊंगा और फिर एक छोटा सा टॉपिक जिसकी जरूरत नहीं है बट आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन आप नॉर्मली जैसे अभी तक कर रहे हो ना, नॉर्मली लिमिट निकालने के वैसे ही लिमिट निकालनी है आपको पेपर में भी, बट आपके सिलेबस में सिक्वेंशियल क्राइटेरियन ऑफ लिमिट गिवन है, तो उसके बारे में थोड़ी सी मैं नॉलेज आपको दूंगा, आधा पेज बस। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको क्योंकि नॉर्मल मेथड से ही सोल्व करने हैं, बट मैं आपको समझा दूंगा कि ये है क्या सिक्वेंशियल क्राइटेरियन। सोल्व आपको उसी नॉर्मल मेथड से करने हैं जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। तो लेट मी शो द सिलेबस। ये देखो भाई, देखो कितने अच्छे तरीके से हमने लिमिट ऑफ फंक्शन एप्सिलॉन माइनस डेल्टा अप्रोच कर ली थी। ठीक, सिक्वेंशियल क्राइटेरियन ऑफ लिमिट्स ये मैं अभी सिखाऊंगा आपको, बट आपको इससे करना नहीं है, करना नॉर्मल मेथड से ही होगा। डाइवर्जेंस क्राइटेरिया ये भी इसके साथ ही है। ठीक है, लिमिट थ्योरम्स, और लिमिट थ्योरम में अलजेब्रा ऑफ लिमिट था, सम थ्योरम, प्रोडक्ट थ्योरम, ये दो लिमिट का सम करेंगे तो कैसे होगा, वो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स करवाया था ना, वो ही सारी लिमिट थ्योरम है। अच्छा, वन साइडेड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू मतलब एलएचएल आरएचएल निकालना, वन साइडेड लिमिट, इनफाइनाइट लिमिट्स हो गया और लिमिट सेट इन्फिनिटी हो गया, सारा कवर हो गया ना। सिक्वेंशियल क्राइटेरियन ऑफ लिमिट और डाइवर्जेंस क्राइटेरियन ये रहता है बस। ठीक है, और ये 15 मिनट में पूरा कर लेंगे हम। और जो हमने यूनिट 1 में छोड़ा था लिमिट वाला पोर्शन, लिमिट टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट लिमिट, ये हम कर चुके हैं, एल हॉस्पिटल रूल हम कर चुके हैं और लिबनिट्ज रूल कर चुके हैं। ठीक है, ये सारा भी कंप्लीट हो गया, मतलब इसी के साथ हमारा कैलकुलस वाला पोर्शन जो था ना, वो चारों यूनिट अच्छे से कंप्लीट हो गई है। ठीक है, जो भी हमने छोड़ा था वो कंप्लीट हो गया है। ये अलजेब्रा हम कर चुके हैं, इसकी मैट्रिसेस करवानी है बस, और ये कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ होगा, ये हम कर चुके हैं। रियल एनालिसिस कुछ नहीं है, दो मतलब हफ्ता लगेगा, रियल एनालिसिस खत्म हो जाएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन भी बहुत थोड़ा भाई, 2-3 क्लास का ही काम है, इसमें ज्यादा नहीं होता कुछ। हाँ, मॉडलिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें मॉडलिंग में टाइम लगता है। ठीक है, तो ये भी 6-7 दिन या मैक्सिमम 8-10 दिन मान के चलो, डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगी। ठीक, उसके बाद आ जाओ थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस, ये बस लिमिट में ही टाइम लगना था, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी इजी है, फटाफट कर लेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट रहती है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्राइटेरियन और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी थ्योरम, इनमें टाइम लगेगा। ठीक है, बाकी ज्यादा उसमें आप टेंशन मत लो, वो सब मुझ पे छोड़ दो, मैं अपने आप करवाता जाऊंगा। और ये ग्रुप हम कर चुके हैं, देखो ये ग्रुप कर रहे हैं, और इनको भी देखना, बहुत जल्दी हम निपटा डालेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिलेबस फटाफट हम सब कुछ कर देंगे खत्म। मल्टीवेरिएट कैलकुलस ये सारा करवा चुके हैं, डबल ट्रिपल इंटीग्रल आदि ये भी हो चुकी है, इसकी एक यूनिट बची और इसका ये आधा पार्ट बचा है, ये भी हम कर चुके हैं मल्टीवेरिएट भी। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये भी 4-5 दिन का काम रहता है बस। ठीक, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीजें फिजिक्स वाली गिवन है जो कि आपको नहीं करनी होती। ठीक है, मेन चीजें करनी होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक, तो ये सारी चीजें मैं आपको करवा दूंगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। रीमान इंटीग्रेशन भी ज्यादा डीप में नहीं जाना होता, क्योंकि ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछता है रीमान इंटीग्रेशन में, लेकिन हम करेंगे सारी चीजें, चिंता मत करना। पावर सीरीज जो रियल एनालिसिस में हम पावर सीरीज करते हैं वही है। ठीक है, और ये तो कुछ नहीं है, रिंग थ्योरी, अभी ग्रुप थ्योरी हम साथ साथ कर रहे हैं ना, उसके बाद रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी 1, ग्रुप थ्योरी 2, रिंग थ्योरी 1, रिंग थ्योरी 2 सब हो जाएगा। ये ग्रुप थ्योरी 2, ये रिंग थ्योरी सब हो जाएगा भाई, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, टाइम लगेगा बस थोड़ा सा, काम सब हो जाएगा। सर अब ये सिलेबस में क्यों घुसा दिया आपने, पहले इसको पूरा तो करवा दो जो आप बता रहे हो। तो सिक्वेंशियल क्राइटेरिया मुझे आपको अभी एक्सप्लेन करना है, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ लिमिट्स और डाइवर्जेंस क्राइटेरिया, ये चीज रहती है। आ जाओ, ठीक है, 10 सेकंड का ब्रेक ले सकते हो आप पानी पीने के लिए। लेट मी ऑल्सो ड्रिंक वाटर।
क्या है भाई सिक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर लिमिट्स। टॉपिक का नाम है सिक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर लिमिट्स। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, मोटिवेशन लेते हैं कि ये किस तरह से क्या काम करता है। हाउ डू वी चेक वेदर अ फंक्शन हैज अ लिमिट एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पे हम कैसे चेक करते हैं वेदर अ फंक्शन हैज अ लिमिट एट अ पॉइंट, हम वो कैसे चेक करते हैं। तो नॉर्मली हम ऐसे चेक करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, एफ एक्स निकाल लेते हैं, एफ एक्स की लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए निकाल लेते हैं, एल आती है। मतलब जैसे जैसे एक्स ए को अप्रोच करेगा फंक्शन एल की तरफ अप्रोच करेगा, मींस वेदर एक्स कम वेरी क्लोज टू ए द फंक्शन वैल्यू बिकम्स वेरी क्लोज टू एल। इस तरह से हम किसी फंक्शन की लिमिट निकालते हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। मतलब जैसे जैसे x इस a को अप्रोच करेगा तो जो मेरा फंक्शन है वो l को अप्रोच करेगा, मींस वेदर x कम्स वेरी क्लोज टू a द फंक्शन वैल्यू बिकम्स वेरी क्लोज टू l। बस इस तरह से हम ये लिमिट निकालते जाते थे। याद रखना, कभी इंटरव्यू में फंस जाओ और वो ऐसे बोले कि लिमिट l के इक्वल होगी क्या, तो वो इक्वल नहीं होती। जैसे जैसे x a को अप्रोच करता है फंक्शनल वैल्यू l को अप्रोच करती है, ठीक है, इक्वल नहीं होती। ठीक, वैसे हम लिखते इक्वल है इसको, बट एक्चुअल में इक्वल नहीं होती। बट चेकिंग एवरी पॉसिबल वे ऑफ अप्रोचिंग ए इज डिफिकल्ट। मतलब भाई एवरी पॉसिबल, जो उस तक पहुंचने का हर पॉसिबल रास्ता है उसके थ्रू हर एक जगह से हर रास्ते से हम चेक करें कि यहां से एग्जिस्ट कर रही है, यहां से इस पॉइंट से एग्जिस्ट कर रही है, इस पॉइंट से एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। चेकिंग एवरी पॉसिबल वे ऑफ अप्रोचिंग ए इज डिफिकल्ट। तो इसीलिए हम लेके आए द सिक्वेंशियल क्राइटेरिया कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम मच इजियर टू हैंडल। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए क्या लेकर आए, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया लेके आए और इसने इस प्रॉब्लम को आसान बना दिया हैंडल करने के लिए। ठीक है, अब और आ गया और समझ में आएगा। एक एग्जांपल और देता हूं। अपने दिमाग में इमेजिन करो एक माउंटेन, ठीक, और आपको पहुंचना उस माउंटेन की टॉप पर। ठीक है, जैसे ये कोई माउंटेन है और आपको इस माउंटेन की टॉप पर पहुंचना है, तो हो सकता है कि आप इस रास्ते से जाओ, हो सकता है आप इस रास्ते से जाओ, हो सकता है आप इस रास्ते से जाओ, हो सकता है इस रास्ते, इनफाइनाइट रास्ते पॉसिबल हैं। इमेजिन अ माउंटेन, you want to reach at the top of the mountain, there are infinitely many paths leading to the top. So instead of checking every path, choose any sequence. तो कोई सीक्वेंस चूज कर लो, सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स मूविंग टुवर्ड्स द पाथ। मतलब एक तरह के पॉइंट जो उस रास्ते तक जा रहे हैं, समझ रहे हो, जैसे 1 2 3 ऐसे ऐसे एक तरह के जो पॉइंट्स हो, ठीक है, जो उस रास्ते तक जा रहे हैं, जैसे 1/2 1/3 1/4 1/5, ये एक तरह के पॉइंट है जो 0 तक जा रहे हैं, है ना, समझ रहे हो, कुल मिला के n टेंड टू इंफिनिटी होगा तो वो 0 तक जा रहे हैं। तो उन एक तरह के सीक्वेंस को हम ले लेंगे बजाय कि एक एक पॉइंट लेने के। ठीक है, जो टॉप पर जा रहे हैं, भाई दोबारा समझो, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पाथ लीडिंग टू द टॉप, सो इंस्टेड ऑफ चेकिंग एवरी पाथ चूज एनी सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स मूविंग टुवर्ड द टॉप। ठीक है, तो एक सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ले लेंगे जो टॉप पर ही जा रहे हैं। तो इफ एवरी सीक्वेंस रीचेज द टॉप, और जितने भी हम सीक्वेंस उस पॉइंट टॉप तक जा रहे हैं, अगर वे सारे सीक्वेंस टॉप तक पहुंच रहे हो, देन द लिमिट एग्जिस्ट। मतलब सभी सीक्वेंस की एक ही लिमिट निकल के आ रही हो तो वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, दोबारा समझो। इमेजिन अ माउंटेन, एक माउंटेन को इमेजिन करो
और आपको उसके टॉप पर पहुंचना है, वो उसकी लिमिट है, टॉप पर पहुंचना, यू वांट टू रीच एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, सो देयर आर इनफिनाइटली मेनी पाथ लीडिंग टू द टॉप। तो बहुत सारे रास्ते हैं टॉप पर पहुंचने के, ये रास्ता भी है, ये रास्ता भी है, ये रास्ता भी है, ये रास्ता भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ चेकिंग एवरी पाथ, तो एक एक रास्ते को चेक करने की बजाय चूज एनी सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स या सीक्वेंस ऑफ पाथ्स, यहां पर पाथ की बात हो रही है, तो चूज एनी सीक्वेंस ऑफ पाथ्स मूविंग टुवर्ड्स द टॉप, ठीक है। और अगर हर एक सीक्वेंस जो आप चूज कर रहे हो वो टॉप पर ही जा रहा है, मतलब अपनी लिमिट, उसी सेम लिमिट को अप्रोच कर रहा है, तो हम कह देते हैं लिमिट एग्जिस्ट, और यही है सीक्वेंशियल क्राइटेरियन। अब इसकी मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन समझो। सपोज एक्सएन अप्रोचेस टू ए, एक्सएन किसी पॉइंट ए को जा रहा, मतलब एक्सएन टॉप पर जा रहा है, देन एक्सएन इज सिंपली अ वे ऑफ अप्रोचिंग ए। तो एक्सएन जो सीक्वेंस है ना, वो सिंपली एक तरीका है, एक वे है, एक रास्ता है ए को अप्रोच करने का। और देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सच सीक्वेंस, और ऐसे ऐसे बहुत सारे सीक्वेंसेस हो सकते हैं ए को अप्रोच करने के, जैसे एक्सएन ए को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, ए प्लस वन बाई एन भी ए को कन्वर्ज करेगा, ये सीक्वेंस भी ए को कन्वर्ज करेगा, क्योंकि देखो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी लगा दोगे तो ए ही निकल के आएगा ना, तो ये सीक्वेंस भी ए को कन्वर्ज करेगा, ये सीक्वेंस भी ए को कन्वर्ज करेगा, ये सीक्वेंस भी ए पे कन्वर्ज करेगा, ये सीक्वेंस भी ए पे कन्वर्ज करेगा। तो ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों सीक्वेंस मिल सकते हैं मुझे जो ए पे कन्वर्ज कर रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो यही बात ये कह रहा था कि अगर एक्सएन इज सिंपली अ वे ऑफ अप्रोचिंग ए, ठीक है, एक्सएन एक सीक्वेंस है जो एक तरीका है, एक वे है ए को अप्रोच करने का, और ऐसे ऐसे इनफाइनाइटली मेनी सीक्वेंस हो सकते हैं जो ए पर अप्रोच करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल भी देके दिखा दिया, ये एक सीक्वेंस हो सकता है, ये भी ए पर अप्रोच कर रहा है, ये एक सीक्वेंस हो सकता है, ये भी ए पर अप्रोच कर रहा है, ये एक सीक्वेंस हो सकता है, ये भी ए पर अप्रोच करेगा, ये एक सीक्वेंस हो सकता है क्या है, जो ए पर अप्रोच कर रहा है। इफ एवरी एक्सएन कन्वर्जेस टू ए, या इफ एवरी एक्सएन अप्रोचेस टू ए, देन एफ एक्सएन अप्रोचेस टू एल, तो हम कहते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स इज इक्वल टू एल। मतलब ऐसे इस टाइप के जितने भी सीक्वेंस है जो ए पर अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, और मतलब वे सारे सीक्वेंस जो ए पर अप्रोच कर रहे हैं, इस तरह के जितने भी सीक्वेंस हैं, उनके लिए फंक्शन एल पर अप्रोच करना चाहिए, फंक्शनल वैल्यू एल आनी चाहिए उन सब के लिए, ठीक है। फॉर एवरी एक्सएन कन्वर्जेस टू ए, मतलब ये जितने भी सीक्वेंसेस ए पर अप्रोच कर रहे हैं, एवरी सीक्वेंस एक्सएन अप्रोचेस टू ए, देन फॉर ईच एक्सएन एफ एक्सएन विल अप्रोच टू एल। अगर ऐसा है तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एल होगी। और अगर एक भी सीक्वेंस जो एक्सएन ए पर कन्वर्ज कर रहा था, अगर वो किसी उसकी फंक्शनल वैल्यू अलग अलग आ जाती है, जैसे एक सीक्वेंस पे फंक्शनल वैल्यू आ गई एल और दूसरे सीक्वेंस पे फंक्शनल वैल्यू आ गई L2, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट एल के बराबर नहीं होगी। लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है नहीं भी, बट वो एल के बराबर नहीं होगी, ठीक। और वैसे भी एग्जिस्ट ना भी करे ऐसा भी बोल सकते हो, क्योंकि एक लिमिट एल आ रही है, दूसरी लिमिट L2 आ रही है, अलग अलग आ रही है, और जब भी अलग अलग लिमिट आती है तो हम ऐसा ही बोलते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन समझ में आया भाई। एक एक पॉइंट, एक एक रास्ते, एक एक पॉइंट पर हम चेक करने की बजाय हम क्या करते हैं, सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ले लेते हैं विच आर अप्रोचिंग टू दैट लिमिट, दैट ए, ठीक। तो ऐसे ऐसे सीक्वेंस इनफाइनाइट हो सकते हैं, और जैसे एग्जांपल भी देके बताया था। अब इसी के ऊपर 1 बाय n है, इसको 2 बाय n कर लो, 3 बाय n कर लो, वो भी ए पर अप्रोच करेगा, 5 बाय n कर लो, √2 बाय n कर लो, सारे ए पर अप्रोच करेंगे वे, ठीक। और जितने भी सीक्वेंस ए पर अप्रोच कर रहे हैं उनकी फंक्शनल वैल्यू यानी कि एफ एक्स एन एल पर अप्रोच करना चाहिए। अगर सारे के सारे एल पर अप्रोच कर पा रहे हैं ऐसे सीक्वेंस, तो हम कहते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स इज इक्वल टू एल, अदरवाइज नॉट एल, अदरवाइज एल के बराबर नहीं होगी, ठीक है सर, आ रहा है समझ में। तो स्टेटमेंट अब देखो, फाइनल स्टेटमेंट क्या निकल के आई। अभी तक तो इसकी भूमिका बनाई जा रही थी, तो इसकी फाइनल यही निकल के आई है कि सपोज कोई फंक्शन एफ है और कोई सेट ए है विच इज कंटेन्ड इन रियल नंबर, और ये फंक्शन ए टू आर है, मतलब ए जो सेट है वो तो इसका डोमेन है, और जो कि रियल नंबर के ही सबसेट है, इसके अंदर रियल नंबर के ही पॉइंट्स हैं, और ये एफ सच दैट ए टू आर एक फंक्शन मैंने डिफाइंड कर लिया, एंड ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए,
और जो ए है ना स्मॉल ए, वो इस सेट का लिमिट पॉइंट है। ठीक, अब सर ये लिमिट पॉइंट क्या भाई, रियल में सब पढ़ेंगे, अभी बस थोड़ा सा समझ लो, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, रियल में सब कुछ करेंगे, ये रियल एनालिसिस में लिमिट पॉइंट क्या है, सीक्वेंशियल लिमिट क्या है, सब कुछ करेंगे, चिंता मत करो। बट अभी के लिए थोड़ा सा समझ लो, इतने तो आप बच्चे भी नहीं हो, ठीक है, इतनी छोटी छोटी बातें तो आपको पता ही है, लिमिट लिमिट पॉइंट। अब मैं इसको डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर सकता यहाँ पर, वो रियल में ही करूंगा। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन ले लिया f, जो कि है सच दैट a टू r, और ये a सबसेट है r का ही। ठीक है, a तो है इसकी डोमेन और r है इसकी कोडोमेन, और a इस सेट का लिमिट पॉइंट है, a इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट a। देन लिमिट x टेंडिंग टू a fx इज इक्वल टू l इफ एंड ओनली इफ, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू a fx l के बराबर जब होगी, इफ एंड ओनली फॉर एवरी सीक्वेंस xn बिलोंग टू a, मतलब इसके अंदर जितने भी सीक्वेंस है, फॉर एवरी सीक्वेंस xn बिलोंग टू a एंड xn नॉट इक्वल टू a, xn इक्वल नहीं होना चाहिए a के, क्योंकि हम अप्रोचेस टू a लेते हैं, कभी भी इक्वल टू a नहीं लेते। ठीक है, if and only for every sequence xn belong to a and xn not equal to a, xn approach to a then fxn approach to a, मतलब जितने भी सीक्वेंस इस सेट के अंदर हैं, जितने भी सीक्वेंस जिस सेट के अंदर है जो a को अप्रोच कर रहे हैं, उनके लिए फंक्शनल वैल्यू l को अप्रोच करनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू fx इज इक्वल टू l। अगर लिमिट l है तो ये बात भी ट्रू होगी, और अगर ये बात ट्रू है तो लिमिट x टेंडिंग टू fx l होगी। आना जाना दोनों तरफ अलाउड है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। दोबारा सुनो इसकी डेफिनेशन। सपोज f सच दैट a कंटेन्ड इन r टू r, मुझे एक फंक्शन मिल गया, एंड a इज द लिमिट पॉइंट ऑफ a, और जो स्मॉल a है ना, ये लिमिट पॉइंट है इस सेट a का। ठीक है, देन लिमिट x टेंडिंग टू a fx इज इक्वल टू l इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी सीक्वेंस xn बिलोंग टू a, xn नॉट इक्वल टू a, फॉर एवरी सीक्वेंस xn बिलोंग टू a, xn अप्रोचेस टू ए, मतलब xn जो सीक्वेंस है वो a, जितने भी इसके अंदर सेट के अंदर सीक्वेंस है ना जो a को अप्रोच कर रहे हैं, वे सभी के सभी अगर l को फंक्शनल वैल्यू उनकी l पे अप्रोच करे तो हम लिमिट को l बोलेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू fx इज इक्वल टू l होगी। वही तो बात पीछे करके आए हैं भाई, कि जितने हमारे सीक्वेंस मिल रहे हैं a पर अप्रोच करते हुए, उन सभी पे फंक्शनल वैल्यू l पे अप्रोच करनी चाहिए, सभी पे। एक पे भी डिफरेंट कर गई तो लिमिट l नहीं होगी। तो ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन ये है तो ये होगा, और ये है तो ये होगा। अब इसका सिंपल मीनिंग फिर से बता देता हूं, लो, इंस्टेड ऑफ चेकिंग ऑल रियल नंबर्स नियर ए, मतलब ए के पास जितने रियल नंबर उन सब पे चेक करने की बजाय वी ओनली चेक एवरी सीक्वेंस अप्रोचिंग टू ए, तो हम पूरे सीक्वेंस को ही ले लेते हैं। मतलब इंस्टेड ऑफ चेकिंग ऑल रियल नंबर्स नियर ए, तो हम एक सीक्वेंस को ले लेते, सीक्वेंस पे चेक कर लेते हैं, आसान हो जाती है लिमिट निकालनी। वी ओनली चेक एवरी सीक्वेंस अप्रोचिंग ए, इफ एवरी सच सीक्वेंस गिव द सेम लिमिट देन फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट, बस। ठीक, अब एग्जांपल देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इस तरीके से करेंगे नहीं, बस ये तो नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपके सिलेबस में है। मुझे ये लिमिट निकालनी है, तो मुझे पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा जो मैं ऐसे ऐसे सीक्वेंशियल क्राइटेरियन लगा के करूंगा। मैं तो सिंपल इसमें x की जगह 2 पुट कर दूंगा और आंसर निकाल दूंगा, 3 दूनी 6 और 1 7 आंसर है। ठीक है, लेकिन अब आप कहोगे कि सर जब इतना पढ़ा ही दिया तो एक आध एग्जांपल सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से भी सोल्व करके दिखा दो। तो मैंने एक सीक्वेंस ले लिया xn which is converging which approaches to 2, xn एक सीक्वेंस ले लिया which approaches to 2, देन fxn क्या आएगी, fx मेरा ये है तो fxn हो जाएगा 3 into xn plus 1। क्लियर, सिंस xn approaches to 2 therefore 3xn plus 1 approaches to 7, xn की जगह 2 पुट कर दो, 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 2 3x plus 1 इज इक्वल टू 7, इस तरह से सोल्व करना होता है। ये भी वही है, कोई अलग चीज नहीं है। जैसे देखो एग्जांपल है, लिमिट x टेंडिंग टू 1x स्क्वायर, और x 1 पे अप्रोच कर रहा है, तो मैंने सीक्वेंस उठा लिया xn, वे सारे सीक्वेंस उठा लिए जो 1 पे कन्वर्ज कर रहे हैं, टेक xn कन्वर्जिंग टू 1, सो xn का स्क्वायर, क्योंकि x था ना तो x की जगह xn पुट कर दिया, xn का स्क्वायर किस पे कन्वर्ज करेगा, जब xn 1 पुट कर दो 1 के स्क्वायर पे कन्वर्ज करेगा, वो 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 1x स्क्वायर किसके इक्वल होगी, 1 के। आंसर आगे देखो, अब ये लिमिट मुझे निकालनी थी, और अगर मैं इसको सीक्वेंशियल क्राइटेरियन से निकालना चाहूं तो वे सारे सीक्वेंस ले लो जो 3 पे कन्वर्ज कर रहे हैं। तो मैंने ले लिया सीक्वेंस xn कन्वर्जिंग टू 3, और xn 3 के बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा नीचे। देन तो x की जगह xn पुट कर दिया, xn का स्क्वायर -9 xn -3, और ये लिमिट पुट कर दी। ठीक है, पहले तो xn + 3 xn -3 a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको खोल लोगे a + b a - b, उससे xn -3 नीचे ऊपर कट जाएगा, बचेगा ये, इसमें फिर 3 पुट कर दो, 3 + 3 6 आ जाएगी।
तो नॉर्मली पुट करके आंसर बता देना भाई, तुम क्यों टाइम वेस्ट करोगे, तुम्हें सजाने के कोई नंबर थोड़ी वहां मिलेंगे, तुम्हें तो बस डायरेक्ट बता के और निकल जाओ आंसर बता के। बस अब ये लास्ट आधा पेज बचा है, 5 मिनट का और काम बच गया। एक डाइवर्जेंस क्राइटेरिया बताना है, जैसे सीक्वेंशियल क्राइटेरिया था ना, और मैंने क्या बताया था कि अगर मैंने सारे सीक्वेंस ले लिए जो ए पर कन्वर्ज कर रहे थे, ठीक, और उन पे मैंने फंक्शनल वैल्यू निकाली, अगर तो वे सब पे फंक्शनल वैल्यू एफ एक्स एन है, वो एल आ जाती है तो लिमिट एल होगी। लेकिन अगर डिफरेंट आ जाती है, एक सीक्वेंस के लिए अलग आई और एक सीक्वेंस के लिए अलग एल आई, अलग वैल्यू आई, लिमिट आई, तो हम कहेंगे कि वो लिमिट डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट नहीं है। वही बात इसमें बताई हुई है, देखो, इफ देयर एग्जिस्ट टू सीक्वेंसेस, एक तो है एक्स एन, ये भी ए पे कन्वर्ज कर रहा है, और एक दूसरा सीक्वेंस है वाई एन, ये भी ए पे कन्वर्ज कर रहा है, बट एफ एक्स एन जब हमने निकाला और उस पर लिमिट लगाई तो कुछ और वैल्यू आई, और वाई एफ वाई एन जब हमने निकाला और लिमिट लगाई तो कुछ और वैल्यू आई, मतलब दोनों अलग आए। तो इसका मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, यह डाइवर्जेंस क्राइटेरिया, ठीक। और आपको इन तरीकों से करना ही नहीं, आपको तो बस पता होना चाहिए कि डाइवर्जेंस क्राइटेरिया क्या है। अगर मान लो कुछ पूछ भी ले इसमें से, तो आप बिल्कुल डम्ब ना हो, ऐसा ऑप्शन एलिमिनेट करके कुछ ना कुछ करके आंसर आप सही बता पाओ। और इसका मीनिंग समझो, टू प्रूव अ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वी ओनली नीड टू सीक्वेंसेस अप्रोचिंग द सेम पॉइंट, ठीक है। किसी लिमिट को डज नॉट एग्जिस्ट प्रूव करने के लिए हमें केवल दो सीक्वेंस ऐसे मिल जाए ना, जो अलग अलग पॉइंट पे, जो सेम पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं। एक्स एन तो जो सीक्वेंस हम ले रहे हैं वे सेम पॉइंट पे कन्वर्ज करने चाहिए। वी ओनली नीड टू सीक्वेंस अप्रोचिंग द सेम पॉइंट हुज फंक्शनल वैल्यू अप्रोचेस डिफरेंट नंबर, बट फंक्शनल वैल्यू अलग हो उनकी, तो हम कह देंगे सीक्वेंस डाइवर्ज। यही था डाइवर्जेंस क्राइटेरियन, इतना आसान। अच्छा सर, अब इस पे एक एग्जांपल भी बता दो, जब इतना बता ही दिया है आपने तो एक एग्जांपल भी बता दो। तो चलो भाई एक एग्जांपल देख लो, बाकी आपके काम के नहीं है ये, आपको करना नॉर्मल मेथड से ही है। आपको डाइवर्जेंस क्राइटेरियन आ गया, इतना काफी है आपके लिए बस, ठीक है। बट फिर भी मैं इस तरीके से डाइवर्जेंस क्राइटेरियन वाले तरीके से एक एग्जांपल आपको करवा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने तो मतलब एक भी एग्जांपल नहीं बताया। कंसीडर एफ एक्स इज इक्वल टू 1 0 और 1 है व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0 और 0 है व्हेन एक्स लेस देन 0। इस तरह से ये फंक्शन डिफाइंड है, और शो क्या करना है, शो दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको वैसे पहले से ही पता है कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि एलएचएल पे तो वैल्यू आएगी 0 और आरएचएल पे वैल्यू आएगी 1, है ना, क्योंकि एक्स लेस देन 0 के लिए फंक्शन है 0 और एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन है 1। तो जब एलएचएल आएंगे तो ये फंक्शन लेना पड़ेगा, और आरएचएल आएंगे 0 की तरफ तो 1 आएगा, तो 0 1 के इक्वल होगा नहीं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। बट हमको इसको करना है सिक्वेंशियल, इस डाइवर्जेंस क्राइटेरिया से, ठीक है। तो हमने एक सीक्वेंस लिया 1/n, लेट चूज xn इज इक्वल टू 1/n, और क्लियरली ये 1/1 1/2 1/3 1/4 सारे के सारे xn जो होंगे वो ग्रेटर देन 0 होंगे, इस बात में तो कोई दो राय नहीं। और इस पे लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी लगाएंगे तो ये सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज करेगा, ये बात भी हमें पता है, ठीक है। सिंस एवरी टर्म ऑफ xn इज पॉजिटिव सो fxn इज इक्वल टू 1, और क्योंकि ये जो सारी की सारी टर्म है ये पॉजिटिव है, और हमें पता है कि x ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब जो सारी की सारी टर्म पॉजिटिव है उनके लिए फंक्शनल वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब जब हम लिमिट, भाई क्या नहीं समझ में आया क्या, भाई यही तो है। देखो मैंने एक सीक्वेंस चूज किया xn क्या चूज कर लिया 1/n, ठीक है। अब क्योंकि हम लिमिट 0 पे निकाल रहे हैं तो मुझे xn ऐसा चूज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स निकालना है मुझे, तो मुझे सीक्वेंस ऐसा चूज करना पड़ेगा जो 0 पे कन्वर्ज कर रहा हो। आ रही है मेरी बात समझ में? तो मैंने एक ऐसा सीक्वेंस ले लिया जो 0 पे कन्वर्ज करता है, मतलब लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी लगाने पर 0 पे जाता है, तो वो है 1/n। तो xn मैंने एक सीक्वेंस ले लिया 1/n, और अब इस सीक्वेंस के अंदर ये जो वैल्यूज है सारी ग्रेटर देन 0 है, 1/1 भी ग्रेटर देन 0, 1/2 भी, 1/3 1/4 सारे ग्रेटर देन 0 है, और ये सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज करता है, ठीक है। सिंस एवरी टर्म ऑफ सीक्वेंस xn इज पॉजिटिव सो fxn इज इक्वल टू 1, क्योंकि पॉजिटिव के लिए फंक्शनल वैल्यू 1 है, और fxn कुछ भी डालो कांस्टेंट है ये तो 1 ही आएगा, fxn 1 आ गया। तो इसका मतलब लिमिट xn टेंडिंग टू 0, xn टेंडिंग टू 0 fxn क्या आया 1, पहली बात, ठीक है। अब एक दूसरा सीक्वेंस मैंने चूज कर लिया -1/n, और इसके अंदर आप देखोगे कि yn लेस देन 0 है, पूरी -1/1 -1/2 -1/3 सारी लेस देन 0 टर्म है इसकी, तो इसका मतलब पूरा का पूरा सीक्वेंस लेस देन 0 है, और yn 0 पे भी कन्वर्ज करता है, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी लगाओ 0 पे कन्वर्ज करता है।
सिंस एवरी टर्म ऑफ वाई एन इज नेगेटिव, तो फंक्शन क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव के लिए फंक्शन जीरो था, तो एफ वाई एन जीरो हो जाएगी वैल्यू, कोई भी वैल्यू डालो एफ वाई एन जीरो आ जाएगी, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है। तो लिमिट एफ वाई एन आई जीरो, दो फंक्शन ऐसे, दो सीक्वेंस मैंने ऐसे चूज किए थे जो जीरो पे कन्वर्ज कर रहे थे, लेकिन उन पे फंक्शनल वैल्यू एक पे तो आ रही है वन और एक पे फंक्शनल वैल्यू आ रही है जीरो, तो इसका मतलब वन जीरो के इक्वल होता नहीं है, ये बात हमें पता है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बात खत्म। बिकॉज द फंक्शन चेंजेस इट्स वैल्यू बेस्ड ऑन द साइन ऑफ एक्स, क्योंकि यहां पर जो फंक्शन है वो साइन पर चेंज हो रहा था, ग्रेटर देन जीरो के लिए तो अलग फंक्शन था और लेस देन जीरो के लिए अलग फंक्शन था, तो क्योंकि ये फंक्शन साइन की वजह से चेंज हो रहा था, तो मैंने दो सीक्वेंस ऐसे उठा लिए, एक तो नेगेटिव सीक्वेंस उठा लिया, एक पॉजिटिव सीक्वेंस उठा लिया, और क्योंकि एक्स टेंडिंग टू जीरो निकालनी थी, तो मुझे सीक्वेंस ऐसे चूज करने थे जो जीरो पे कन्वर्ज करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए लिमिट निकाल दी, दोनों इक्वल नहीं आई फंक्शनल वैल्यू, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। बिकॉज द फंक्शन चेंजेस इट्स वैल्यू बेस्ड ऑन द साइन ऑफ एक्स, सो वी सिंपली चूजन वन पॉजिटिव सीक्वेंस वन नेगेटिव सीक्वेंस, और हमारा काम बन गया, डज नॉट एग्जिस्ट हम शो कर पाए, क्योंकि यही शो करना था कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है क्या। इसी के साथ आपका पूरा का पूरा लिमिट चैप्टर पूरा होता है, मैं दिखा भी देता हूं आपको, एक एक चीज हम कर चुके हैं, कुछ भी हमने इसमें छोड़ा नहीं है। अब जिसको भी भैया मेहनत पसंद आ रही हो, तो थोड़ा सा प्लीज आपसे एक ही सहयोग मांग रहा हूं कि अगर कोई आपके नोन में ऐसा कोई है जो टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहा हो, तो उसको हमारे चैनल तक पहुंचा देना, जितना हो सके चैनल को शेयर कर देना प्लीज, ठीक है। बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं ये सारी चीजें, देख लो यूट्यूब पर, 1 घंटे से ज्यादा की क्लास हो चुकी है, ठीक है। तो आप, आशा है कि आप जरूर हमारी मेहनत को उसकी जगह तक, उसकी मंजिल तक पहुंचाएंगे, मतलब उस बच्चे तक पहुंचाएंगे जो ये तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो लिमिट्स ऑफ फंक्शन एप्सिलॉन माइनस डेल्टा अप्रोच हम कर चुके हैं, सीक्वेंशियल क्राइटेरियन ऑफ लिमिट्स हम कर चुके हैं, डाइवर्जेंस क्राइटेरिया हम पढ़ चुके हैं, लिमिट्स थ्योरम्स हम पढ़ चुके हैं, वन साइडेड लिमिट्स, इनफाइनाइट लिमिट्स और लिमिट्स एट इंफिनिटी, ये सारी चीज हम कर चुके हैं, ठीक है। और जो यूनिट 1 में मैंने आपको दिखाया था कि लिमिट्स टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट लिमिट्स, एल हॉस्पिटल रूल और लिबनिट्ज रूल, सारी चीज हम कर चुके हैं, इसी के साथ कंप्लीट हो जाती है यूनिट, ठीक है। फिर बचेगी कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और टेलर थ्योरम, फिर ये खत्म हो जाएगी, ठीक। तो ये थी हमारी आज की क्लास, कोई भी बच्चा लाइक और कमेंट करे बिना वीडियो को ना जाए, बस यही आपका होमवर्क है, और होमवर्क है जो क्लास में हुआ है वो सारा आपको रिवाइज करके आना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।